जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकांक्षा पीएससी कोचिंग जांजगीर में। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भारत के मध्य भारत का इतिहास, और मध्य भारत के इतिहास के अंतर्गत अभी जो बात हो रही है वो है गुलाम वंश की। गुलाम वंश के अंतर्गत मैंने आपको लास्ट वीडियोस में 2-4 वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, उसके बाद कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक बना, और इल्तुतमिश के बाद कैसे रजिया सुल्तान आई, है ना। तो हमने क्या देखा था, अभी थोड़ा सा हमको आज पढ़ना है क्या, गयासुद्दीन बलबन, है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण शासक है। और गयासुद्दीन के पहले यदि बात किया जाए तो हमने अभी तक देखा है, क्या देखा है कि सबसे पहले ऐबक शासक बना, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम शाह शासक बना। इस आराम शाह के बाद जो आया वो था इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश है, आप इस पे मत जाइएगा, ठीक है। चलो, कौन था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद जो शासक बना वो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन के बाद बनी वो कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद जो बना वो था मुइजुद्दीन। उसके बाद जो बना वो था अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन के बाद जो शासक बना वो था नासिरुद्दीन। ठीक है जी, नासिरुद्दीन जिसने 1265 तक शासन किया, और यहाँ पर रजिया सुल्तान जिसने 1236 से 1240 तक शासन किया, और यहाँ पर इल्तुतमिश जिसने 1210 से 1236 तक शासन किया, और ये आपका ऐबक है जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया। चलिए, तो हमने इन शासकों के बारे में पढ़ा है, और हमने देखा ऐबक के बाद कुछ वक्त के लिए आराम शाह शासक बना था, उसका पुत्र, जिसके बाद ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने शासन संभाला और लगभग 26 वर्षों तक शासन किया, और इसने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश के बाद अगर बात किया जाए, ये 1236 से 1265 तक का समय इसको बोला जाता है। ये लगभग अगर देखा जाए तो 29 ईयर या कुछ माह भी है, इसलिए इसको लगभग 30 वर्ष बोला जाता है। तो ये लगभग 30 वर्ष का जो समय है, ये समय था राजनीतिक उथल पुथल का समय। राजनीतिक उथल पुथल का समय था। राजनीतिक उथल पुथल का समय मतलब कोई भी सुल्तान स्थिर रूप से बढ़िया से शासन नहीं कर पाया, सुल्तानों की हत्या होती गई, है ना। सुल्तानों की हत्या होती गई, स्थिर रूप से कोई शासक बढ़िया से शासन नहीं कर पाया। इसके कारण यहाँ हुआ क्या, तो दो काम हुए इस 30 वर्षों के दौरान। इस 30 वर्ष में हुआ क्या, तो 30 वर्ष में दो काम हुआ। एक तो ये जो सुल्तान का पद था, सुल्तान का पद, इस पद की गरिमा में कमी आई। ठीक है, सुल्तान के पद की गरिमा में क्या आई, कमी आई। और दूसरा चीज क्या हुआ, तो दूसरा काम हुआ इस दौरान अमीर उलेमा और साथ में कौन, चालीसा, इनका प्रभाव बढ़ा शासन पर। ठीक है, तो एक तरफ क्या हुआ, सुल्तान पद की गरिमा में कमी आ गई, और दूसरी तरफ अमीर उलेमा और चालीसा, ये तीनों का प्रभाव अच्छा खासा बढ़ा, कहाँ, शासक स्तर पर। ठीक है, इनका प्रभाव बढ़ गया दिल्ली सल्तनत पर। और इस 30 वर्ष के दौरान ये राजनीतिक उथल पुथल का काल था। क्यों, क्योंकि स्थिर रूप से कोई भी सुल्तान शासक नहीं कर पाया। इसका परिणाम क्या हुआ, 30 वर्ष के दौरान सुल्तान के पद की गरिमा में कमी आ गई, और अमीर उलेमा और चालीसा वर्ग के प्रभाव में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अब हमने देखा कि नासिरुद्दीन के बाद, है ना, इसका जो ससुर था, हमने बताया था कि बलबन ने क्या किया था, बलबन को इसने उलुग खां की उपाधि दी थी, प्लस नायब मुमालिकात या मुमालिक पद पर इसको नियुक्त किया था बलबन को, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से किया था। तो नसरुद्दीन के मृत्यु के बाद बलबन शासक बना। ऐसा बोला जाता है कि बलबन ने ही क्या किया था, इसको जहर देकर मार दिया था। ठीक है, जो भी होगा,
तो इसके बाद जो शासक बना वो था क्या, बलबन। अब बलबन में अपने को पढ़ना क्या है, तो बलबन में अपने को पढ़ना है क्या, एक तो सामान्य बातें और दूसरी इसकी चुनौती। तो इसकी चुनौती इसके समक्ष क्या थी, तो इसके समक्ष चुनौती 3 बातों की थी। इसने 3 काम किया। क्या किया, पहले तो सुल्तान के पद की जो गरिमा थी, है ना, क्या चुनौती थी कि सुल्तान के पद की गरिमा को क्या करना, पुनः उठाना, बढ़ाना। दूसरा क्या था, विद्रोहियों का दमन, विद्रोहियों का क्या करना, दमन करना। एंड तीसरा इसका काम था, वो था क्या, विद्रोहियों का दमन करने के बाद प्रशासन को प्रशासन का सुदृढ़ीकरण। तो ये 3 काम इसको करना था जो इसकी चुनौतियां थी। क्या, सुल्तान के पद की गरिमा को पुनः उठाना था, अमीर उलेमा और चालीसा जिनका प्रभाव बढ़ गया था उनका क्या करना था, दमन करना था, वो सभी क्या हो गए थे, इसके विद्रोही हो गए थे। और प्रशासन का क्या करना, सुदृढ़ीकरण करना, ये बलबन का मुख्य काम था, मुख्य चुनौती थी। चलिए, अगर सामान्य बातें की बात करें बलबन के अंतर्गत, तो सामान्य बातें में अगर देखा जाए बलबन के बारे में, तो बोला जाता है कि ये जो बलबन था, है ना, तो बोला जाता है कि बचपन में इसको क्या किया था, मंगोलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में बेच दिया था, गुलाम के रूप में क्या किया था, बेच दिया था। ठीक है, चलो इतना हमने देखा कि बलबन को क्या किया गया था, मंगोलों ने पकड़ा और उसके फिर इसको बेच दिया। तो यह भी क्या था, गुलाम था। ठीक, यह भी एक इल्बरी तुर्क था, है ना, तुर्क था, लेकिन कौन सा, इल्बरी जाति का था, तो इल्बरी तुर्क था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर सर्वप्रथम ये कब आया, इसका छाप कब दिखाई देता है, तो सर्वप्रथम चालीसा का सदस्य बना, सर्वप्रथम ये किसका सदस्य बना, चालीसा का सदस्य बना। तो याद रखिएगा, चालीसा का ये क्या बना था, सदस्य बना था। इसके बाद इसकी बात की जाए तो चालीसा के सदस्य के बाद इसने क्या किया, तो जब रजिया सुल्तान के विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, रजिया सुल्तान के विद्रोह में क्या किया, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमने आपको बताया था रजिया सुल्तान के विरोधी कौन कौन थे, चालीसा था, अमीर थे, उलेमा थे, भूमिका अदा की। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि नासिरुद्दीन के समय, नासिरुद्दीन महमूद, ये जो नासिरुद्दीन महमूद था, इसके समय इसको क्या किया गया था, तो उलुग खां प्लस क्या, नायब का पद, नायब ए मुमालिक का पद दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार से नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद ये क्या बना, शासक बना। तो ये कुछ सामान्य बातें हैं जो अपने को जानना है। ठीक है, चलिए अब हम बता रहे हैं कि भाई ये जो बलबन था, इसके समय प्रमुख चुनौतियां क्या थी, तो सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाना, विद्रोहियों का दमन करना और प्रशासन का क्या करना, सुदृढ़ीकरण करना। चलिए अब देखते हैं इसने क्या क्या किया। तो सर्वप्रथम चुनौती था, वो था सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाना, सुल्तान पद की गरिमा को क्या करना, बढ़ाना। अब सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए इस बलबन ने क्या किया, तो राजत्व का सिद्धांत दिया। क्या दिया, राजत्व का सिद्धांत दिया। ठीक है जी, बलबन ने क्या किया, राजत्व का सिद्धांत लागू किया। अब ये राजत्व का सिद्धांत था क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस राजत्व के सिद्धांत के तहत क्या बोला जाएगा कि बलबन ने सुल्तान के पद की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए या सुल्तान के पद की गरिमा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किया, उसे राजत्व के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
या सुल्तान की पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए बलबन ने क्या किया, राजत्व के सिद्धांत का सहारा लिया या राजत्व के सिद्धांत को लागू किया, जिसके तहत उसने निम्नलिखित कदम उठाए। ठीक है, तो राजत्व के सिद्धांत के तहत इसने क्या किया, तो राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजा के दैवी सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। अब ये राजा का दैवी सिद्धांत क्या था, राजा का दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसका अर्थ है कि सुल्तान है, मतलब राजा जो है, ये सुल्तान जो है पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि है। अल्लाह का क्या है, प्रतिनिधि है, याद रखिएगा। ईश्वर का प्रतिनिधि है या ईश्वर की छाया है। राजत्व का सिद्धांत यही बोलता है, वैदिकोत्तर काल में भी हमने देखा है कि राजत्व के सिद्धांत की संकल्पना क्या हुई, उभर कर सामने आई राजा के लिए। तो यही चीज को ये फिर से ला रहा है, बलबन ला रहा है अपने शासन काल में, और क्या बोल रहा है कि मैं जो हूँ सुल्तान हूँ, मैं क्या हूँ, ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर की छाया हूँ। मेरी शक्ति का जो आधार है, शक्ति का जो आधार है वो आम जनता नहीं है, आम जनता नहीं है। मीन्स मेरी शक्ति का आधार कौन है, ईश्वर है, और मैं अल्लाह का क्या हूं, प्रतिनिधि हूं। इसलिए इसने जिल्ले इलाही नामक उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही उपाधि का मतलब क्या है, ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया या अल्लाह की छाया, इसका मतलब होगा। जिल्ले इलाही का मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, ईश्वर की छाया, इस उपाधि को धारण किया था। तो सर्वप्रथम इसने क्या किया, सुल्तान ने पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजा का दैवी सिद्धांत के अंतर्गत इसने आपको क्या बोला कि मैं क्या हूँ, सुल्तान जो है या मैं जो हूँ, ये क्या हूँ, अल्लाह का प्रतिरूप हूँ, अल्लाह का छाया हूँ पृथ्वी पर, है ना। मेरी शक्ति का आधार आम जनता नहीं है। और इसने क्या किया, जिल्ले इलाही नामक उपाधि का क्या किया, धारण किया। दूसरा चीज इसने क्या किया, तो इसने कुलीनता पर अधिक बल दिया। कुलीनता पर अत्यधिक बल दिया, अत्यधिक बल दिया, और अपने आप को उच्च कुल का बताया, उच्च कुल का प्रदर्शित किया। और उच्च कुल के अंतर्गत अपने आप को तुर्क के अफराशियाब कुल का बताया। अफराशियाब कुल का बताया, जिसका वर्णन फिरदौसी के बादशाहनामा में है, फिरदौसी के बादशाहनामा में है। तो याद रखिएगा, इसने अपने आप को क्या बताया, अफराशियाब कुल का बताया। कौन से कुल का बताया, अफराशियाब कुल। अफराशियाब कुल जो था ना, इसको बोला जाता है कि तत्कालीन समय में तुर्कों का सबसे उच्च कुल था। तो इसने अपने आप को क्या किया, उच्च कुल का बताया, कुलीनता पर बहुत अधिक बल दिया, याद रखिएगा, अत्यधिक बल दिया। और अपने आप को फिरदौसी के बादशाहनामा में वर्णित कौन से कुल का बताया, अफराशियाब कुल का बताया। और इसका एक कथन था, कथन क्या था, इसका कथन था, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ, क्रोध से मेरी हाथें तलवार पर चली जाती है। मतलब मेरा मन करता है कि मैं उसे क्या कर दूँ, गर्दन काट दूँ। ये इसका एक कथन था, मतलब ये आपको शो ऑफ कर रहा है। अब भाई सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाना है, मतलब क्या करना है, शो ऑफ करना है एकदम, है ना, हवा उड़ाना है, सुल्तान 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 करके। तो हवा उड़ाने के लिए राजत्व का सिद्धांत अपनाया, और इस सिद्धांत के तहत क्या किया, राजा के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अपने आप को क्या किया, उच्च कुल का बताया। साथ में और क्या किया, तो और काम क्या किया, तो इसने और काम किया, क्या किया, तो भव्य रूप से दरबार का आयोजन करने लगा। भव्य रूप से दरबार का आयोजन करने लगा, याद रखिएगा,
भव्य रूप से दरबार का आयोजन करने लगा। इट मीन्स क्या किया, दरबार को सजाने की प्रथा, दरबार को सजाया, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या किया, दरबारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया। दरबारियों के लिए ड्रेस कोड मतलब बोला गया कि भाई सब ड्रेस में आएंगे। एक निर्धारित क्या कर दिया, ड्रेस निर्धारित कर दिया, बोल दिया कि दरबारी हमेशा क्या रहेंगे, इस ड्रेस में आकर दरबार में आएंगे, दरबार में बैठेंगे। और दरबार को सजा धजा कर भव्य रूप से दरबार का आयोजन करने लगा कि दरबार में जाओ तो चकाचौंध को देखकर ही क्या हो जाए, इंसान सोचने लगे कि बाबर इतना मतलब धांसू टाइप का दरबार का आयोजन हो रहा है। साथ में क्या किया, तो इसने अपने दरबार पर सिजदा और पाबोस की प्रथा प्रारंभ की। ये एक ईरानी प्रथा है, सिजदा और पाबोस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि घुटने के बल बैठना, दरबार के सिजदा घुटने के बल बैठना और कदम चूमना। तो ये क्या थी, ईरानी या फारसी प्रथा थी। मतलब ईरान में, फारस में क्या होता था, दरबार में सुल्तानों के द्वारा क्या किया जाता है, इस प्रथा का पालन किया जाता था, सिजदा और पाबोस की। मतलब जो भी दरबार में आता था वो दंडवत घुटने के बल बैठता था और झुककर क्या करता था, सुल्तान के कदम को चूमता था। तो एक प्रथा थी, ईरानी प्रथा सिजदा और पाबोस की। इसने क्या किया, अपने दरबार पर लागू किया। सिजदा और पाबोस की प्रथा को क्या किया, लागू किया। देखो पूरा वर्ड मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ कीवर्ड ही लिखूंगा, बोलते जाऊंगा और आपको उस हिसाब से अपना नोट्स मेक करते चलना है, ठीक है। तो मैं क्या बताया, भव्य रूप से दरबार का आयोजन करने लगा, जिसके तहत दरबार को क्या किया, सजाया भव्य रूप से, और दरबार में क्या किया, वस्त्र कोड या ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया दरबारियों के लिए। दूसरा काम मैं क्या बता रहा हूँ, इसने अपने दरबार पर जो ईरानी या फारसी प्रथा थी सिजदा और पाबोस की, उसको क्या किया, लागू किया। साथ में इसने क्या किया, दरबार पर जो ईरानी त्यौहार था, ईरानी त्यौहार नवरोज को बनाना प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा, ईरानी त्यौहार नवरोज को बनाना प्रारंभ किया था। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ईरानी त्यौहार नवरोज को बनाना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान के पद में वृद्धि करने के लिए, उसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए राजत्व के सिद्धांत को लागू किया। और इस राजत्व के सिद्धांत के तहत इसने निम्नलिखित कार्य किए। राजा के दैवीय सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया, कुलीनता पर अधिक बल दिया। साथ में क्या बता रहा हूँ, दरबार के संबंध में क्या किया, भव्य रूप से दरबार का आयोजन करने लगा। और साथ में क्या करने लगा, जो सिजदा और पाबोस की प्रथा थी उसको लागू किया। और ईरानी जो त्यौहार था नवरोज, इसको भी दरबार में बनाना प्रारंभ किया। साथ में क्या किया, शासक बनने के साथ ही ये क्या करने लगा, लोगों से कट कर रहने लगा, लोगों से कट कर रहने लगा, कट कर या अलग 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 रहने लगा। मतलब जल्दी से आम जनता से या अधिकारियों से नहीं मिलता था, ठीक है। बहुत अर्जेंट होता था तब जाके आम जनता से मिलता था और अधिकारियों से मुलाकात करता था। अदरवाइज मैं एक सुल्तान हूं करके घमंड में अलग से ये हमेशा अलग थलग रहता था, है ना, अपना हवा बनाने के लिए। समझ में आ रहा है। तो ये उपरोक्त सभी चीज़ों को, बातों को इसने क्या किया, लागू किया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सम्मिलित रूप से क्या, राजत्व का सिद्धांत। और राजत्व के सिद्धांत को लागू किस लिए किया, तो राजत्व का सिद्धांत को लागू किया सुल्तान पद की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर क्या बताया कि भाई बलबन जो था, बलबन को क्या करना पड़ा, भाई जब शासक बना तो सुल्तान के पद की गरिमा को पुनर्बढ़ाना पड़ा। तो इसके लिए क्या किया उसने, राजत्व का सिद्धांत लागू कर दिया। अभी बताया मैं आपको राजत्व का सिद्धांत क्या है ना। तो राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत आपको क्या क्या याद रखना है, राजा का दैवीय सिद्धांत लागू, है ना। उसके बाद क्या, कुलीनता पर बहुत अधिक बल दिया, भव्य रूप से दरबार का आयोजन कराया, सिजदा और पाबोस की प्रथा लागू की। साथ में क्या किया, नवरोज त्यौहार बनाना प्रारंभ किया और अलग थलग कटकर रहने लगा। ये 6 बातें आपको याद रखना है जिसको बलबन ने क्या किया, लागू किया, ठीक। दूसरा चीज आता है विद्रोहियों का दमन।
ठीक। अब विद्रोहियों का दमन करने के लिए इसने क्या किया है, तो बोला जा रहा है विद्रोहियों का दमन, तो विद्रोहियों का दमन करने के लिए बलबन ने क्या किया, तो इसके विद्रोही 3 लोग हैं। एक है क्या, अमीर वर्ग, दूसरा कौन है, उलेमा वर्ग है, और तीसरा कौन है, चालीसा। तो अमीर वर्ग के जो विद्रोही अमीर थे, याद रखिएगा, उनका दमन कर इनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की, है ना, कठोर दंड की व्यवस्था की। इसी को बोला गया है लौह एवं रक्त की नीति। बताऊंगा अभी उसको, ठीक है। तो अभी बस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमीर वर्गों का दमन कर क्या किया, कठोर दंड की नीति अपनाई, ठीक है जी। दूसरा चीज, उलेमा वर्ग था, तो उलेमा से परामर्श लेना बंद कर दिया गया, परामर्श लेना बंद कर दिया। मतलब इसने डायरेक्ट बोला कि भाई आप उलेमा हो, आप धर्म को देखो, राजनीति में आपका इंटरफेयर बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को करके। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि आप राजनीति में मेरे को सलाह दो या इंटरफेयर करो, आप अपने धर्म को संभालो, मैं अपना साम्राज्य संभालूंगा करके। तो उलेमाओं से परामर्श लेना पूर्णतः बंद कर दिया, और इस प्रकार इसने धर्म को राजनीति से पृथक किया। धर्म को क्या किया, राजनीति से पृथक करके उलेमाओं के प्रभाव को क्या किया, समाप्त किया। उलेमाओं के राजनीति पर प्रभाव को समाप्त किया, राजनीति पर प्रभाव को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। बलबन स्वयं क्या था, चालीसा का सदस्य था, इसलिए इसने क्या कर दिया, इस चालीसा के गुट को भी क्या किया, समाप्त कर दिया। चालीसा के गुट को क्या किया, समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, समाप्त किया। इसके अलावा यदि देखा जाए विद्रोहियों के दमन में, तो इसने क्या किया था, मेवातियों का दमन किया था। किसका दमन किया था, मेवातियों का, है ना। मेवात का जो स्थान था वहां इसके विद्रोही थे, मेवाती जो लोग थे उनका दमन किया था। और बंगाल में एक था तुगरिल बेग, है ना। इसने आपको स्वतंत्र घोषित करके अपना सिक्का चलाने लगा था, तुगरिल बेग, याद रखिएगा। तो तुगरिल बेग के लिए सेना भेजा, है ना, 2 बार सेना भेजा, दोनों बार पराजित नहीं कर पाई सेना। उसके बाद अंततः इसको क्या किया गया, गिरफ्तार करके इसकी हत्या कर दी गई। तो अपने विद्रोहियों को दमन में इसने क्या किया, पहले तो अमीर वर्ग को कठोर दंड देना प्रारंभ किया। जो विद्रोही अमीर थे, इसका जो विरोध कर रहे थे, उनको एकदम कठोर दंड, इनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की, है ना। और जितना उछल रहे थे सबको शांत कर दिया। दूसरी तरफ क्या किया, उलेमाओं को क्या बोला, तुम मेरे को सलाह वलाह देना बंद करो, तुम अपना काम करो चुपचाप, है ना, बिल्कुल भी तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे राजनीति में। और इस प्रकार इनके राजनीति पर प्रभाव को पूर्णतः क्या किया, समाप्त किया। चालीसा का स्वयं सदस्य था, जान रहा था चालीसा एकदम क्या हो गई है, शक्तिशाली हो गई, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है, वह बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है, तो उसको भी उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मेवाती इसका विरोध कर रहे थे इसके शासनकाल में, तो उसका क्या किया, दमन किया। और साथ में क्या किया, बंगाल के तुगरिल बेग का, उसका भी क्या किया, दमन किया, ठीक है। इसी के समय क्या हुआ था, मंगोल का आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा, मंगोलों का आक्रमण इसके समय भी हुआ था। तो मंगोलों से युद्ध करते वक्त इसका पुत्र था शहजादा मोहम्मद। कौन, शहजादा मोहम्मद। इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा 2 पुत्र थे इसके, एक था बुगरा खां और एक था कौन, शहजादा मोहम्मद। तो इस शहजादा मोहम्मद की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, तो इसने क्या किया, इस तरह से विद्रोहियों का दमन किया। अब मैं आपको क्या बताया कि भाई हमको पढ़ना क्या है इसमें, तो हमको क्या करना है, देखो सामान्य बातें हमने जाना। उसके बाद कैसे इसने क्या किया, चुनौतियों का सामना करने के लिए सुल्तान के पद की गरिमा को लागू करने राजत्व का सिद्धांत लिया, विद्रोहियों का दमन किया, है ना। और विद्रोहियों के दमन के लिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसने क्या किया, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, मतलब बहुत कठोर दंड की व्यवस्था लागू की। तो लौह एवं रक्त की नीति को मैं प्रशासन में अभी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की। तो इसने क्या किया, प्रशासन को मजबूत किया।
तो प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए, प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए इसने क्या किया, तो इसने 3 काम किया। एक तो सेना, दूसरी तरफ गुप्तचर और कठोर न्याय व्यवस्था, कठोर न्याय व्यवस्था को लागू किया। ठीक है जी। तो सेना में क्या किया इसने, तो याद रखिएगा प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत इसने पृथक सैन्य विभाग का गठन किया। क्या किया, पृथक सैन्य विभाग, जिसे बोला गया दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज या आरिज भी कहीं पास लिखा रहेगा तो भी सही है, कई जगह इसको आरिज लिखा गया, दीवान ए आरिज करके, तो भी सही है। तो दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग का गठन किया। ठीक है, सेना को मजबूत करने के लिए सैन्य विभाग का गठन किया। सेना की संख्या में वृद्धि की, सेना की संख्या में वृद्धि की, संख्या और सेनाओं के वेतन, इन दोनों में क्या की इसने, वृद्धि कर दिया। बोला कि भाई जब तक अगर मेरी सेना मजबूत नहीं होगी मैं प्रशासन कैसे संभालूंगा, कैसे एक साम्राज्य संचालित होगा करके। तो इसने ये 2 काम किया। पहला काम क्या किया, एक दीवाने अर्ज नामक एक पृथक विभाग का गठन कर दिया, अलग से विभाग एक बनाया दीवाने अर्ज, जिसको क्या बोला गया, सैन्य विभाग बोला गया। ठीक है, और उसके साथ क्या कर दिया, सेनाओं की संख्या में वृद्धि की और सेनाओं के वेतन में भी क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। बोला गया कि भाई मेरे को मेरे पूरे साम्राज्य के पल पल की जानकारी चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है, कौन विद्रोह कर रहा है, कौन क्या साजिश करने वाला है ना। इसके लिए इसने क्या किया, तो बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, तो इसने क्या किया, बरीद ए मुमालिक नामक गुप्तचर विभाग का गठन किया। ठीक है, तो क्या किया, बरीद ए मुमालिक ये था, क्या था, तो ये गुप्तचर विभाग था। तो गुप्तचर विभाग का क्या किया, गठन करके एक शक्तिशाली गुप्तचर व्यवस्था निर्मित की। एक शक्तिशाली क्या किया, गुप्तचर व्यवस्था निर्मित किया, जिसके अंतर्गत इसने बरीद ए मुमालिक नामक गुप्तचर विभाग का गठन किया। यहाँ पर बरीद गुप्तचर को बोला जाता था, गुप्तचर को क्या बोला जाता था, बरीद बोला जाता था, और ये सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होते थे। सीधे किसके नियंत्रण में होते थे, सुल्तान के नियंत्रण में, सुल्तान के नियंत्रण में होते थे। और सुल्तान इनको क्या करता था, नगद वेतन देता था। याद रखिएगा, ये जो बरीद थे, गुप्तचर थे, इनको सुल्तान क्या करता था, नगद वेतन प्रदान करता था। ठीक है जी। अब बात आती है कि कठोर न्याय व्यवस्था। तो क्या किया, सुल्तान ने एकदम कठोर न्याय व्यवस्था लागू की। इसका जो न्याय था वो गैर पक्षपातपूर्ण था, गैर पक्षपातपूर्ण, गैर पक्षपातपूर्ण कठोर न्याय व्यवस्था लागू की। ठीक है, जिसके तहत सुल्तान क्या करता था, स्वयं न्याय करता था, स्वयं क्या करता था, न्याय करता था। और इस न्याय के तहत इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। तो लौह एवं रक्त की नीति के अंतर्गत इसने क्या किया, जो विद्रोही होते थे, कौन, विद्रोही, इनका डायरेक्ट क्या करवाता था, कत्ल करवाता था। और इन विद्रोहियों के पत्नी और बच्चे को दास बना लेता था, पत्नी और बच्चे को अपना क्या कर लेता था, दास बना लेता था। तो याद रखिएगा, एक कठोर न्याय व्यवस्था की शुरुआत की किसने, बलबन ने। ठीक है, और इस कठोर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत यह क्या करता था, गैर पक्षपातपूर्ण न्याय करता था, पक्षपात नहीं करता था न्याय करने के लिए। और कठोर न्याय व्यवस्था के तहत इसने क्या किया, लौह एवं रक्त की नीति लागू की, जिसके तहत ये क्या करता था, विद्रोहियों का कत्लेआम करवा देता था, मरवा देता था डायरेक्ट, और उसके पत्नी बच्चों को क्या कर लेता था, अपना दास बना लेता था। इस प्रकार से देखा जाए तो बलबन ने लगभग 1266 से 1286 तक मतलब 20 वर्ष शासन किया, और दिल्ली सल्तनत का जो क्या था, प्रभाव था, वैभव था, उसको पुनः क्या किया, स्थापित किया। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आते हैं बलबन के आगे। तो याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बलबन के उत्तराधिकारी की बात करूँ, बलबन के अगर पुत्रों की बात करूँ, तो याद रखिएगा बलबन के जो पुत्र थे, इसमें 2 पुत्र था। एक पुत्र था आपका क्या, शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद, और दूसरा पुत्र था वो था इसका क्या, बुगरा खां,
बुगरा खां। ठीक, अब ये जो बुगरा खां था ना, ये थोड़ा विलासी प्रवृत्ति का था। क्या था? विलासी प्रवृत्ति का था। इसको शासन वासन में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक, तो ये विलासी प्रवृत्ति का था। दूसरी तरफ शाहजादा मोहम्मद था, जो क्या हो गया था? मारा गया था। किसमें? पता है आपको, मंगोलों से युद्ध में मैं बताया है। चलिए, इस शाहजादा मोहम्मद का जो पुत्र था वो था कै खुसरो। कै खुसरो। और इसका जो पुत्र था वो था कैकुबाद। कैकुबाद। और इसका जो पुत्र था वो था क्यूमर्स। क्या था? क्यूमर्स। ये थोड़ा सा देखिए, आप स्टेप याद रखिएगा। बलबन के दो पुत्र थे, शहजादा और बुगरा खां। शहजादा का पुत्र था कै खुसरो और कै खुसरो का पुत्र कौन था? क्यूमर्स। बुगरा खां जो था, इसका पुत्र था कैकुबाद। अब यहाँ पर समझिएगा, इस बलबन ने क्या किया अपने अंतिम समय में? बलबन ने अपने अंतिम समय, बल्बवीर का अंतिम समय में क्या था? अंतिम समय में बहुत दुखी था। दुखी क्यों था भाई? क्योंकि इसका एक पुत्र मारा गया था, मोहम्मद शहजादा मारा गया था मंगोलों से युद्ध में। दूसरा जो था वो विलासी प्रवृत्ति का था। तो इसने क्या किया? अपना दुखी था और इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किसको? उत्तराधिकारी घोषित किया। किसको? कै खुसरो को। किसको घोषित किया? कै खुसरो को। तो याद रखिएगा, इसने कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन कै खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन इसके मृत्यु के बाद, बलबन की मृत्यु के बाद, है ना, इसके मृत्यु के बाद जो शासक बना वो था कैकुबाद। कौन था? कैकुबाद। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, बलबन की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? कैकुबाद बना। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, अपने को इधर मिटा रहा हूँ मैं। तो हम यहाँ पास क्या बता रहे हैं? ये जो बलबन था, बलबन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको? कै खुसरो को। लेकिन कै खुसरो को शासक नहीं बनने दिया, सुल्तान नहीं बनने दिया। इसके मृत्यु के बाद जो अमीर थे, उलेमा थे, इन लोगों ने क्या किया? कैकुबाद को शासक बना दिया। किसको बनाया? कैकुबाद को। ठीक, और कैकू के बाद जो अंतिम शासक था वो था क्यूमर्स। कौन था? क्यूमर्स। याद रखिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा एक नाम याद रखिएगा। कैकुबाद के समय एक व्यक्ति था, फिरोज शाह खिलजी। फिरोज खिलजी। ठीक है, कौन था? फिरोज खिलजी। इस फिरोज खिलजी को कैकुबाद ने क्या किया? शाइस्ता खां की उपाधि दी। शाइस्ता खां की क्या दी? उपाधि दी। और साथ में इसको शाही अंगरक्षक बनाया। शाही क्या बनाया? अंगरक्षक बनाया। ठीक है, तो बलबन के बाद कैकुबाद को क्या बनाया गया? शासक बनाया गया। और कै खुसरो की हत्या करवा दी गई। कै खुसरो जो मैं अभी बताया, जिसको बलबन ने क्या किया था? अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसको क्या कर दिया? उसकी हत्या करा दी गई। ठीक है, तो हत्या कराने के बाद फिर से क्या होने लगा? साम्राज्य में षड्यंत्र होने लगा, कई वर्गों में विभाजित हो गए। इसी बीच क्या हुआ? जब कैकुबाद सुल्तान बना तो इसने फिरोज शाह खिलजी को क्या कर दिया? शाइस्ता की उपाधि प्रदान दी, शाही अंगरक्षक बना। बोला जाता है कि इस फिरोज खिलजी ने क्या किया था? कैकुबाद को क्या किया था? मरवा दिया था, फेंकवा दिया था यमुना नदी में। और उसके बाद उसका जो पुत्र था, किसका? शाहजादा मोहम्मद का जो पौत्र था, कौन? क्यूमर्स, जो मैं बताया था, ये कै खुसरो का क्या था? पुत्र था। तो इसको क्या किया? सुल्तान बना दिया। ये अवयस्क था, है ना, ये क्या था? अवयस्क था, बहुत छोटा था। तो इसके संरक्षक के तौर पे क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। किसके तौर पे? संरक्षक के तौर पर शासन किया, के तौर पर कार्य किया। और उसके बाद इसने क्या कर दिया? इस संरक्षक के तौर पर कार्य किया और उसके बाद इसकी हत्या करा दी। हत्या करा दी। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोला? कैकुबाद शासक बना। ठीक है,
इसी बीच क्या हुआ, कैक खसरो की हत्या करा दी गई, उथल पुथल हो रहा था। तो कैकूबाद ने क्या किया, फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की और शाही अंगरक्षक बना दिया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या कर दिया, कैकूबाद को ऐसा लिखा मिलता है कि कैकूबाद को इसने मरवा दिया और जो कैक खुसरो का पुत्र था क्यूमर्स अवैस का पुत्र, उसको क्या बना दिया, सुल्तान के पद पर बैठा दिया और उसके संरक्षक के तौर पर शासन किया। और कुछ समय बाद इसको भी क्या करवा दिया, मरवा दिया। और इसको मरवाने के बाद ये जो फिरोज खिलजी था ये जलालुद्दीन खिलजी के नाम से शासक बना और गुलाम वंश समाप्त हो गया, खिलजी वंश की स्थापना हो गई। तो ये क्यूमर से शासक था आपका 1290 पे, और यहाँ फिर 1290 में इसकी हत्या करा दी और इसी 1290 में फिर खिलजी वंश की स्थापना हो गई जो 1230 तक चला है। बात समझ में आया। तो 1290 से 1230 तक फिर एक नया वंश का शासन चलता है दिल्ली सल्तनत पर, जिसे बोला जाता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी था जो जलालुद्दीन खिलजी के नाम से शासक बना। तो नेक्स्ट वंश में हम पढ़ेंगे, खिलजी वंश चालू करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा, और वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।